करते हैं आपकी साइंस और एसएसटी की वर्कशीट। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे। पहले साइंस की है तो साइंस लिख लेंगे, फिर क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। देयर 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर, यानी 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, विच इज़ वेरी इनिशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल। जानदार चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से पेड़ और जानवरों के लिए। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस एसिड एंड विटामिन एक्सेट्रा। इसके अंदर ये इतनी चीज़ें यानी प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी पेड़ और जानवर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उनको दूसरे ज़रिए से लेना पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से लेना पड़ता है। उसके लिखा है प्लांट गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्शन, यानी जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए ही नाइट्रोजन को लेते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्ट और fixed in the soil into nitrogenous compound that can be used by the plant। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नाइट्रोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में मिला देता है, जिससे पेड़ जो है उसको आसानी से ले सकते हैं। देखिए ये मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ कहने का मतलब ये कि नाइट्रोजन जो बड़े बड़े ना उनको बीच से तोड़ देता है ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, देखिए यहाँ पे है, और उसके बाद पेड़ अपनी जड़ों के थ्रू उसको ले ले। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, ये कैसे होता है, देखिए अ बैक्टीरिया कैन रेब्यूजियम, ठीक है, इज़ फाउंड ऑन द रूट ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, यानी वो प्लांट जो फलीदार पेड़ होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। विच हेल्प इन द फिक्शन ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्शन के लिए जो उसकी फिक्सेशन है उसको बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सम टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑस्कर इवन वैन सनलाइट स्ट्रिक्टली, वो लाइटनिंग स्ट्रिक्टली, यानी कि जब बिजली कड़कती है ना तो उससे भी कभी कदार नाइट्रोजन फिक्शन हो जाता है। अब क्या लिखा, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्शन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। आज हम नाइट्रोजन जो ये आपका नाइट्रोजन फिक्शन है इसकी जो इसकी साइकिल के ज़रिए इसको हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल। आपको पता है बैक्टीरिया और ब्लू एल्गे जो है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये मिट्टी के अंदर होता है। कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड, जो क्या करता है कि नाइट्रोजन जो आपका एटमॉस्फेरिक है उसको क्या कर देता है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस है, ये आप आगे जाएंगे तो आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपकी वर्कशीट है, टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। क्या लिखा है, दीज नाइट्रोजस कंपाउंड अब्सॉर्ब बाय द रूट एंड कैरिंग टू द अदर प्लांट्स अपार्ट फॉर द प्लांट। अब क्या ये किससे अब्जॉर्ब किया जाता है, ये रूट से अब्जॉर्ब किया जाता है और वो ले जाता है कहाँ, पेड़ के अलग अलग हिस्सों में। वियर प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स फॉर्मेट द फॉर्म। ठीक है, अब ये वहाँ जाके अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे प्रोटीन वगैरह इन्हें दे देता है पेड़ों को। अब क्या होता है, व्हेन एनिमल और ह्यूमन ईट्स और कंज्यूम दिस प्लांट, अब क्या है, इंसान और जानवर इस पेड़ को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है ये ऑटोमेटिकली उनके जिस्म में चली जाती है, प्रोटीन इन सब के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या लिखा, द नाइट्रोजन्स कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेक्लिंग ऑर्गेनिज्म मैटर प्लांट्स एंड एनिमल इज कन्वर्ट इनटू सिंपल nitrogen compound in the soil by bacteria and fungi which are reused by plants। अब क्या बोलते हैं कि जब वो जानवर या इंसान मरते हैं तो वो दोबारा से कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, अब जब वो मिट्टी में मिलेंगे तो फिर मिट्टी के अंदर वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगीज और बहुत सारे इसी तरह से छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे जो उनको फिर से तोड़ेंगे नाइट्रोजन को और उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर से वो उसे मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब वो दोबारा से मिट्टी में मिला देंगे तो फिर पेड़ उन्हें यूज़ कर लेगा। ठीक है, सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में जो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं। जब वो नाइट्रोजन गैस में बदलेंगे तो क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बराबर रहती है। अब देखिए यहाँ आपको नाइट्रोजन साइकिल दिखाई गई है जो कि मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो आपकी क्या समझ में आएगी। अभी नीचे आंसर में जब आपसे नाइट्रोजन साइकिल कही जाएगी बनाने को तो मैं आपको एक अच्छी सी इमेज दिखाऊंगी, आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये रखा है विच बैक्टीरिया इज फॉर्म इन द रूट ऑफ बीन्स एंड पीज। ठीक है, यानी कि वो जो लेम्यूजिनस प्लांट्स है उसकी
रूट में कौन कौन से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उसका आंसर आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि एक बैक्टीरिया कॉल्ड रेबिजियम, इसे क्या बोलते हैं, रेबिजियम बोलते हैं, जो रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हाट आर डिफरेंट मेथड बाय नाइट्रोजन फिक्शन टेक प्लेस, यानी नाइट्रोजन फिक्शन के लिए जो अलग अलग मेथड है वो क्या क्या है, उसको आपको बताना है। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन फिक्शन की डेफिनेशन लिख दी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है उसको लेता है और मिट्टी में मिला के उसको कंपाउंड बनाता है, जो कि पेड़ों के लिए काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पेड़ को इंसान या जानवर खाते हैं, फिर वो मरते हैं तो दोबारा से जाके मिट्टी में मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट मेथड पूछे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब आपके जो दो डिफरेंट मेथड है ना, वो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे कि ये बैक्टीरिया के ज़रिए भी होता है, और इसके अलावा जब लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है आसमान में तो उसके ज़रिए भी होता है। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो लिखा है वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी नाइट्रोजन सारे जानदार चीज़ों के लिए ज़रूरी क्यों है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये हर जानदार चीज़ के लिए, ख़ासतौर से पेड़ और जानवरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर जानदार चीज़ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का लास्ट क्वेश्चन लिखता है कि हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कंस्टेंट, यानी नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो किस तरह से कंस्टेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, ये आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे कि सम स्पेशल बैक्टीरियाज, कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो बिल्कुल कंस्टेंट रहती है, यानी ना बढ़ती है और ना ही घटती है। चलिए एक बार नाइट्रोजन साइकिल को भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर लिखा है, नाइट्रोजन कैसे है, उसके बाद किस तरह से ये लाइटनिंग से या फिर बैक्टीरिया से बनता है, और फिर बैक्टीरिया किस तरह से उसे कंपाउंड में करके मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी किस तरह से पेड़ के अंदर चली जाती है, और पेड़ को कैसे इंसान जानवर लोग खा लेते हैं, और उसके बाद किस तरह से वो लोग या तो अपना वेस्ट निकालते हैं या वो खुद मर जाते हैं और फिर जाके वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चक्र आपका चलता रहता है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो इसकी क्वालिटी थोड़ी और ख़राब हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपकी साइंस की बुक में ज़रूर आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन साइकिल करके, तो आप उसमें से देख लेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है, अब हम लोग एसएसटी की वर्कशीट को पढ़ते हैं। हम लोग एसएसटी की वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले आप लोग इसे लेबल कर लेंगे, वर्कशीट लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख के क्लास नाम अपना, टीचर का नाम, डेट और वर्कशीट नंबर आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की फीचर 2 पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, यानी जो संसदीय शासन है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन्स टू राइट टू वोट, यानी इंडिया को जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ के रहने वाले हर आदमी को बराबर का अधिकार देता है वोट देने का, यानी चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, सबको बराबर का अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके जो मेंबर थे उस असेंबली के, उन्होंने ये महसूस किया, फील किया दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ मेड द इंडियन पीपल एलिजिबल टू एक्सरसाइज अडल्ट सफेज, यानी उन्होंने बोला कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि जो अब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इंडियन लोगों को इतना अक्लमंद और इतना साहसी बना दिया है कि वो अपने लिए सही और गलत की पहचान खुद से कर सकते हैं। दे बिलीव्ड, उन्हें यकीन था दैट दिस वुड इनकरेज डोमेस्टिक थिंकिंग एंड मेथड एंड एट द सेम टाइम देयर fetter or inequality based on the different caste, religion and gender etc. could ऑल्सो भी ब्रोकन, यानी उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से वोट देने का अधिकार सबको दे देंगे तो जो हमारे देश में असमानता है, अनइक्वलिटी है, जिससे हम जूझ रहे हैं, ये चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आए तो आप 6th-7th की भी वर्कशीट को देखें ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। देखिए हमें पढ़ाई समझने के लिए करना चाहिए, ज़बरदस्ती के तौर पे हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है इन यूनिवर्स सर्फेस द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज़ एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी पब्लिक जो है वो अपने लिए अपना प्रतिनिधित्व, यानी जो उसका बात को रखे उसको चुन सकती है बिना किसी भेदभाव के, कैसे, वोट के ज़रिए।
एंड रिप्रेजेंटेटिव आर काउंटेबल टू द पब्लिक, और वो जो है उसके लिए अकाउंटेबल होगा, यानी वो उसकी हर बात को समझेगा और हर चीज़ के लिए वो जवाबदेह भी होगा। इन दिस वे, यही एक तरीका है जिससे ये सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द पीपल, यानी जो एक पार्लियामेंट्री शासन है ये एक लोगों का शासन बन जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर संविधान के हिसाब से देखें, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, लेजिस्लेचर, दूसरा क्या एक्सटेटिव, और तीसरा क्या है, जुडिशरी। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स हो गए, यानी कि आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, हिंदी में तो आप लोग सब जानते होंगे। अब देखिए इनके क्या क्या काम है, तो देखिए इनका क्या काम है कि ये आपके चुने गए इलेक्टिव होते हैं, यानी जिनको आपने चुना, जो आपके प्रतिनिधित्व हैं, प्रेजेंटेटिव हैं, ये वो होते हैं जो कि लॉज को बनाते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये आपकी पार्लियामेंट्री को देखते हैं कि जो भी लॉ आ रहा है उसको कैसे लागू करना है, कैसे गवर्नमेंट के बीच में लेके आना है, ये चीज़ ये देखते हैं। अब जो जुडिशरी है आपकी, यानी कि न्यायालय, वो क्या करता है कि इसमें कोई जस्टिस, यानी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए न्याय का काम ये करता है, जस्टिस को देखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों फंक्शन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आगे क्या लिखा है, इन टू द प्रिवेंट मिसयूज़, यानी जो ये ऊपर दिया गया है इसका कोई मिसयूज़ ना हो ऑफ द पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट, यानी इन तीनों स्टेट्स में से कोई भी इसका मिसयूज़ ना करे, इसीलिए इनको अलग अलग बनाया गया है और इनकी पावर एक दूसरे से अलग की गई है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, इसी बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पे ये जो पावर है ये शेयरिंग की गई है, इनको सबको आपस में अलग अलग किया गया ताकि जो ये पावर है ये बैलेंस्ड में बनी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी आती है एक्टिविटी, इसमें आपको मैचिंग करना है, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। मिनिमम एज ऑफ वोट इन इंडिया, वोटिंग इन इंडिया में क्या एज रहती है, ये आपकी होती है 18 ईयर्स। इलेक्टेड बाय द पीपल, वो जो आपके लिए इलेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्टेटिव। ठीक है, ओ सॉरी, इलेक्टिव पीपल जो होते हैं वो आपके लिए क्या हो, पहले आप इसे मिला देंगे 18, उसके बाद जो यहाँ लिखा है इलेक्टिव पीपल बाय, अब जिनको आपने चुना है वो आपके लिए कौन होते हैं, वो आपके लिए होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए, तो फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद होता है आपका लॉ मेकिंग एजेंसी। ठीक है, यानी वो लोग जो लॉज को बनाते हैं, तो लॉज को बनाने वाले कौन है, विधायिका। ठीक है, लॉ इनकरेजेस, यानी उसको रखने वाले कौन है, एक्सिक्यूटिव, और उसके बाद जो उसको लागू करते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, उस वो कौन है, आपके जुडिशरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैचिंग कर लेंगे। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ये पहला आपका मिलेगा इसमें, दूसरा मिलेगा इसमें, तीसरा मिलेगा इसमें, देन चौथा जो है आपका लॉ मेकिंग ये हो जाएगा आपका ये, पांचवा हो जाएगा आपका ये, और लास्ट में 6 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से मैच कर लेंगे। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ लिखेंगे, इन यूनिवर्सल सफरेज, यानी यूनिवर्सल सफरेज क्या है कि द पीपल हैज़ द राइट टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भेदभाव के बिना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। यही आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सफरेज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ द सिस्टम ऑफ द पब्लिक गवर्नेंस, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी जो ये संसाधनीय वो सॉरी सांसदीय सिस्टम जो है ये आपका पब्लिक सिस्टम कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द पब्लिक हैज़ राइट टू चूज़ ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी इंसान, हम लोग जो है, जो यहाँ के पब्लिक है, वो बिना किसी भेदभाव के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। और इसी तरीके से, यानी जो हमसे ये रिप्रेजेंटेटिव चुनवाया जा रहा है, इससे ही पता चल रहा है कि ये जो शासन व्यवस्था है ये सत्ता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है, यानी पब्लिक के द्वारा ही चलाई जा रही है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का मतलब ही क्या होता है, आज़ादी। और जिसमें हम जी रहे लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है वह शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ स्टेट, स्टेट के जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस, और इसकी ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे लिए। इसका आंसर देखते हैं।
तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हो गए, स्टेट के 3 पार्ट हो गए। एक लेजिस्लेटिव यानी कि आपकी विधायिका, दूसरा क्या एक्सेटिव यानी कि आपकी कार्यपालिका, और दूसरी जो है तीसरी जो है आपकी क्या है जुडिकली यानी कि आपकी न्यायपालिका। इसके आगे अब हम इनके काम देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो आपकी फर्स्ट है यानी कि विधायिका जो है वो क्या करती है, वो कानूनों को बनाती है। उसके बाद आपकी क्या है कार्यपालिका, ये क्या करती है, उन कानूनों को लागू करती है, उनको संभालने की कोशिश करती है। उसके लास्ट में आपका न्यायपालिका आता है, जो क्या करता है उसको अच्छे से चलाने में मदद करता है। देखिए वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ आपको आंसर, तो आप ये सारे आंसर्स लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है एक्सप्लेन शेयरिंग ऑफ पावर। पावर को जो शेयर किया गया है किस हिसाब से किया गया है, क्या है ये, इसके बारे में आपको लिखना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हो गए, स्टेट के 3 पार्ट हो गए। एक लेजिस्लेटिव यानी कि आपकी विधायिका, दूसरा क्या एक्सेटिव यानी कि आपकी कार्यपालिका, और दूसरी जो है तीसरी जो है आपकी क्या है जुडिकली यानी कि आपकी न्यायपालिका। इसके आगे अब हम इनके काम देख लेते हैं कि आपके तीसरे और चौथे का दोनों का आंसर सेम है। तो पहले आप वहाँ से वहाँ तक लिख के अब यहाँ से लिखेंगे कि ये यही काम करती है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये आपस में एक दूसरे पे निर्भर रहें और आपस में कोई मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।